हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर। ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर यानी कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो उसकी अपनी ड्यूटी के प्रति या उसके पेशेंट के प्रति, उसके प्रोफेशन के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ उसकी होंगी, क्या क्या उसको फॉलो करना है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आज की क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई भी डॉक्टर है, उनकी 5 तरीके की ड्यूटी है ना, उनको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर को। एक तो है कंपलसरी ड्यूटी, दूसरी है जनरल ड्यूटी, थर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड पेशेंट, पेशेंट के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड पब्लिक, जो जनरल जो पब्लिक है उसके प्रति उसकी क्या ड्यूटीज़ है, और मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि क्या क्या ज़रूरी एग्जामिनेशन है जो उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान करवाने हैं, मतलब अननेसेसरी एग्जामिनेशन उसको नहीं करवाना है। तो उसकी ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपलसरी ड्यूटी। कंपलसरी ड्यूटी को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 इज़ कंपलसरी नोटिफिकेशन एंड नंबर 2 इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्टेट। तो जैसे इसको मैं आपको समझाती हूँ ये किस तरीके से है। ये है, आप लोगों ने अगर हाइजीन के अंदर एपिडेमियोलॉजी पढ़ा होगा, तो एपिडेमियोलॉजी में तो आएगा ये सेकंड वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्टेट। उसका अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपलसरी नोटिफिकेशन। यानी कि अगर डॉक्टर जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई चाइल्ड का बर्थ होता है, तो वहाँ का जो मेन डॉक्टर है उसकी क्या ड्यूटी है कि जिस भी चाइल्ड का वहाँ पर बर्थ हुआ है उसको वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करना है। साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है कि इस डेट में इतने बजे मेल या फीमेल चाइल्ड की बर्थ हुई है, ठीक है, या फिर आज की डेट में या इस दिन इतने बच्चों की जो है बर्थ हुई है, वो सारा का सारा उसे मेंटेन करना है। अगर किसी की हॉस्पिटल में किसी जो है मेडिकल जो है ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी की डेथ हो गई, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट क्या करना है, इश्यू करना है, और साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद थर्ड इज नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन केस अगर जहाँ भी वो उसका हॉस्पिटल जहाँ भी सिचुएटेड है उस एरिया में इन केस कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, चाहे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या आज के अकॉर्डिंग हम देखें कोरोना भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको नोटिफिकेशन जारी करना है आसपास के मजिस्ट्रेट को, आसपास के पुलिस को, आसपास की अथॉरिटी को, जो भी उस हॉस्पिटल के नज़दीक होगा उसको एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा कि इस तरीके का पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहा है। तो उससे उसको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए डेंगू या मलेरिया से रिलेटेड ही बहुत सारे पेशेंट एक साथ हॉस्पिटल में जाना शुरू करते हैं, है ना, तो उसको क्या नोटिफिकेशन जारी करना, उसको जारी करना है कि इस एरिया में, वहाँ उसको एरिया की लोकेशन बतानी होगी, इस एरिया में ये डिजीज़ जो है वो फैल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर अथॉरिटी जो है वो मीजर चलाएगी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे फिर वो मास्क हो, या प्रिवेंशन के जो भी मेथड होंगे, चाहे फिर वाटर की और फूड सप्लाई हो, कोई भी सप्लाई हो जिसकी वजह से वो हो रहा है, तो उसके लिए फिर अथॉरिटी जो है वो रूल बनाएगी। तो उसके लिए लेकिन अथॉरिटी को पता कहाँ से लगेगा, अथॉरिटी को कोई भी डिजीज़ का पता लगेगा डॉक्टर के नोटिफिकेशन से, तो उसको नोटिफिकेशन जारी करना है अथॉरिटी को। फिर है नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। किसी पर्टिकुलर किसी फूड की वजह से, जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं हम कि कोई एक मोहल्ला है, ठीक है, या कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पर्टिकुलर एक मिल्क मैन आता है जो सभी को मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर उसके मिल्क की वजह से किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही है, जस्ट एन एग्जांपल, उसके मिल्क की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है और उस सोसाइटी के सभी लोग जो हैं एक ही सिम्टम आ रहे हैं उसी फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए भी उसको नोटिफिकेशन जारी करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि पर्टिकुलर चीज़ से वहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो रही है, या यहाँ की सप्लाई से ये हो रहा है, जैसे मीट की वजह से हो रहा है तो वहाँ के लोग मीट कहाँ से ले रहे हैं, वो सारा का सारा उसको डेटाबेस करके नोटिफिकेशन उसको जारी करना पड़ेगा।
नोटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीज, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो एस्बेस्टोस हो, चाहे वो सिलिकोसिस हो, है ना, और न्यूमोनियोसिस हो, कोई भी डिजीज हो जो अगर इंडस्ट्रियल किसी हैजार्ड की वजह से हो रही है तो उसके लिए भी डॉक्टर को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। तो ये तो है उसकी कंपलसरी ड्यूटी, यानी कि ये तो उसको हर हाल में ये चीज़ तो फॉलो करनी ही करनी है, चाहे वो किसी को ट्रीट करे या ना करे, लेकिन ये चीज़ उसको हर हाल में उसको रूल ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे, ये उसकी कंपलसरी ड्यूटी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंपलसरी नोटिफिकेशन के बाद है सेकंड इसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्टेट। स्टेट के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मान लीजिए स्टेट, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का वो डॉक्टर है, उस स्टेट में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन डेवलप होती है ना, चाहे वो मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई स्टेट है वहाँ का बॉर्डर सर्विस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या वहाँ का जो मिलिट्री सिस्टम है, उसको इमरजेंसी नीड है डॉक्टर की, तो वो उसको हमेशा तैयार रहना होगा। जब भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा उसको उस आर्मी एरिया में जाना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी मिलिट्री सर्विस, जो भी आर्मी या मिलिट्री है उसको हमेशा वहाँ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रिपोर्टिंग इन केस ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग, अगर उसके पास कोई भी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके पास कोई भी होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस आता है, कोई भी किसी भी तरीके का होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस आता है तो उसको मजिस्ट्रेट को, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। थर्ड है रिपोर्टिंग इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, या रेप है, सोडोमी है, किसी से रिलेटेड उसके पास केस आता है तो भी उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। रिपोर्टिंग इन केस ऑफ अब्यूज चाइल्ड, जो हमने बैटर्ड बेबी सिंड्रोम पढ़ा था, अगर उसके पास ऐसा भी कोई केस आता है तो भी उसको अथॉरिटी को, पुलिस को, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन करना होगा। और डाइंग डिक्लेरेशन, किसी पर्सन की उसके पास डेथ हो रही है और वो डाइंग डिक्लेरेशन, वो अपना एविडेंस देना चाहता है, वो अपना गवाह सबूत पेश करना चाहता है, तो डाइंग डिक्लेरेशन के केस में मैंने आपको बताया भी था, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में मजिस्ट्रेट का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्म करेगा कि ये पर्सन है वो डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है, तो वो मजिस्ट्रेट को और पुलिस को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये होती है डॉक्टर की कंपलसरी ड्यूटी। फिर उसके बाद देखते हैं उसकी जनरल ड्यूटी। डॉक्टर की जनरल ड्यूटीज क्या रहेंगी? करेक्टर ऑफ फिजिशियन, डॉक्टर को अपने प्रोफेशन की डिग्निटी व सम्मान को बनाए रखते हुए ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है। अब डॉक्टर का मेन काम क्या है? जैसे अपने कंट्री में क्या बोला जाता है, डॉक्टर है भगवान का दूसरा रूप। तो डॉक्टर को अपना जो प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, यानी कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रोफेशन की डिग्निटी को साथ में रखते हुए, अपनी रिस्पेक्ट को साथ में रखते हुए, उसको सभी के सभी जो भी उसके पास पेशेंट आ रहा है उसको उसे क्योर करना है, उसको उसे ट्रीट करना है और उससे अच्छा बिहेव करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया करेक्टर ऑफ फिजिशियन, यानी कि उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए? सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखे, डिग्निटी को मेंटेन करे और सभी को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कराए। सेकंड है मेंटेनिंग गुड मेडिकल प्रैक्टिस, कहने का मतलब है डॉक्टर को प्रैक्टिस व साइंटिफिक बेसिस पर अपनी नॉलेज व स्किल में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, यानी कि जो भी थ्योरी, जो भी बेसिक्स, जो भी ट्रीटमेंट है वो डिजीज़ के लिए आज चल रहा है, कल उसमें कोई भी, जैसे कि कोई वायरस हुआ, उसमें वेरिएंट में चेंजेस आते रहते हैं तो कोई ट्रीटमेंट भी बदलता रहता है, तो उसको अप टू डेट रहना चाहिए, हर नॉलेज से उसको अप टू डेट रहना चाहिए कि अब इसी डिजीज़ में ये ट्रीटमेंट बेटर है जबकि पहले हम ये ट्रीटमेंट देते थे। तो हो सकता है कोई जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर रहा हो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हों, और अगर उसको पता चल रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो अब उसको उसे प्रिस्क्राइब करना बंद कर देना चाहिए। तो वो सब कैसे होगा? जब वो अवेयर रहेगा, जब वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, सारा का सारा नॉलेज रखेगा साथ के साथ, तब होगा। फिर थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसका जो भी पेशेंट है, अगर वो इंडोर पेशेंट है, ठीक है, अगर उसके पास एडमिट है वो पेशेंट, इंडोर पेशेंट है, तो उसको उस पेशेंट का रिकॉर्ड अपने हॉस्पिटल में 3 साल तक संभाल के रखना है। 3 साल तक कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसको उसके रिकॉर्ड को संभाल के रखना है। हर पेशेंट का, जो इंडोर पेशेंट हैं, जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिनका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उनको मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। कितना टाइम तक? 3 साल तक, है ना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड पेशेंट। हमने नेक्स्ट देखा था पेशेंट के लिए डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉक्टर की पेशेंट के लिए ये है कि उसे पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देना है।
टू गिव बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। फिर है कि प्रोफेशनल सीक्रेट्स, उसको जो भी डॉक्टर और पेशेंट का जो भी कन्वर्सेशन होता है तो उसको उन्हें सीक्रेट रखना है, बिना उसके पेशेंट से कंसल्ट किए उसको किसी सेमिनार किसी वेबिनार में उसको यूज़ नहीं करना है, उसका एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस ना हो कि उसको बताना ही पड़ जाए, किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ जाए, पुलिस को या रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना पड़ जाए, तब तक वो पेशेंट से बिना पूछे उसकी सीक्रेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। थर्ड है स्पेशल प्रिकॉशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेंजरस ड्रग्स, जो भी डेंजरस ड्रग्स है जैसे कि हम जो है ओपियम का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, मॉर्फिन का यूज़ करते हैं, तो ये डेंजरस ड्रग्स हैं, इनके लिए उसको स्पेशल प्रिकॉशन रखना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, हर किसी को प्रिस्क्राइब ना करें। ओनली नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन, पेशेंट जिस भी डिजीज़ की कंप्लेन आपके पास लेके आया है, अगर आपको ज़रूरत नहीं लग रही है उसके अंदर कि यहाँ पे हमें कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, रीनल है या लीवर फंक्शन टेस्ट है, जितने भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बायोप्सी हुआ, MRI हुआ, एक्सरे हुआ, USG हुआ, जितना भी हुआ, अगर हमें ज़रूरत नहीं लग रही है तब तक हम पेशेंट का फिजूल खर्चा नहीं करवाएंगे, केवल ज़रूरत होने पर ही उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है फिजिशियन शुड क्लियरली डिस्प्ले हिज फीस एंड चार्जेस, यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि बाहर उसने डिस्प्ले लगा रखा है 150 चार्ज है, 200 चार्ज है, और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते ही टैबलेट वो उसका प्रिस्क्रिप्शन देते ही वो अलग डिमांड करने लग जाए कि नहीं अभी आप मुझे इतना फीस दीजिए या इतना चार्ज कीजिए। तो उसका जो है चार्ज है, उसका फीस है, वो फिक्स होना चाहिए, उसको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो भी फिजिशियन को क्या करना चाहिए, उससे जो उसका फीस है, जो उसका चार्ज है, वो ना लेने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट इग्नोर द पुअर पेशेंट और फीस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही था अपना कि अगर कोई पेशेंट पुअर है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज डॉक्टर शुड गिव फुल इंस्ट्रक्शन टू हिज पेशेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ मेडिसिन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन में उसने मेडिसिन दी है उसको डिटेल में समझाना है, ये सुबह शाम लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, खाली पेट लेनी है, रात को सोते टाइम लेनी है, ये इतना इस डोज इतना लेना है, इतने दिन तक लेना है, सारा का सारा उसको डिटेल उनको समझाना है। नेक्स्ट इज डॉक्टर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज इन हेल्थ टू रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, अगर उसने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है और जब पेशेंट उसको अपनी कंप्लेंट बता रहा है, मान लीजिए डॉक्टर अलर्ट नहीं है, उसने डिजीज़ कुछ और बताई, उसने समझ के कुछ और प्रिस्क्राइब कर दिया, तो सारा का सारा जो पेशेंट का जो भी डैमेज हो रहा है, चाहे वो टेम्परेरी हेल्थ डैमेज हो या परमानेंट हेल्थ डैमेज हो, उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डॉक्टर होगा, और सारा का सारा उसको डैमेज को रिकवरी भी कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है फिजिशियन शुड इश्यू इलनेस वैक्सीनेशन एंड एज सर्टिफिकेट आफ्टर प्रॉपर वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन चल रहा है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड तो उसको उसका सर्टिफिकेट इश्यू करना है। जैसे अभी कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है तो जो डॉक्टर है तो उसकी ड्यूटी है कि उसको जिसको भी वो वैक्सीनेट कर रहा है उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इश्यू करे। ठीक है, एज सर्टिफिकेट इश्यू करना ये सारा का सारा उसका ड्यूटी है, या कोई इलनेस से रिलेटेड उसको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी उसको इश्यू करना है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स नॉट कैपेबल टू टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, ऐसे पेशेंट चाहे वो जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो खुद की ख्याल नहीं रख सकते, या फिर एडल्ट में भी वो हो सकते हैं जो मेंटली इल हैं, तो उनके लिए उसको क्या करना है, स्पेशल प्रिकॉशन रखना है, उससे अच्छा बिहेव करना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। ठीक है, उनको उनकी ही लैंग्वेज में समझाना है। ये तो हुई पेशेंट के टुवर्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक के टुवर्ड्स उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिजिशियन एज अ गुड सिटीजन शुड टेक पार्ट इन पब्लिक हेल्थ इशू, जो भी जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आई या फिर जैसे कोई कैंप लग रहा है या कोई NGO चल रहा है, वहाँ पर उस डॉक्टर को बुलाया गया सभी को पब्लिकली, या फिर कोई पब्लिकली कोई ऐसा कैंप चल रहा है जहाँ पर सर्जरी हो रही है या फ्री जो है उनको पेशेंट्स को देखा जा रहा है, तो वहाँ पर उसको अच्छा सिटीजन की तरह बिहेव करते हुए सभी जो भी पब्लिक उसके पास आ रही है, जो भी पीपल उसके पास आ रहे हैं, उनका अच्छे से अच्छे उसे ट्रीटमेंट करना है।
उसके बाद ही शुड पर्टिकुलरली कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज़ इन सैनिटरी और पब्लिक हेल्थ। जो भी अथॉरिटी है, जो भी वो रूल अप्लाई करती है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर नोटिफिकेशन तो जारी करेगा, लेकिन रूल उस डिजीज से रिलेटेड कौन देगी? अथॉरिटी देगी। तो उसको कोऑपरेट करना है, अथॉरिटी को सारा का सारा उसको समझाना है कि हम इसमें ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम पब्लिक को ये बता सकते हैं, इस तरीके से उसे अवेयर कर सकते हैं। तो सारा का सारा कोऑपरेशन जब अथॉरिटी और डॉक्टर के बीच होगा, तब जाके एक बेस्ट रिजल्ट रूल तैयार होंगे, जिससे कम से कम लोगों को बीमार होने से बचाया जा सके। फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन इज डन आफ्टर प्रॉपर रिक्वेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर और ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट। कोई भी जो पर्सन है, चाहे वो कोई अकोज्ड पर्सन हो, कोई फीमेल हो सकती है जिसका रेप हुआ हो, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जिसका होमिसाइड करने की कोशिश की गई हो, पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी के लिए, किसी से भी रिलेटेड उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। लेकिन कब करना है? जब उसके पास पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट का रिक्वेस्ट हो, यानी कि बिना इनके ऑर्डर के उसको कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है। रिटन कंसेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछला एक टॉपिक पढ़ाया था, अबॉर्शन। अबॉर्शन में अगर हम फीमेल का एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहाँ हमें फीमेल से रिटन कंसेंट लेना है। रेप हुआ है किसी फीमेल का, अगर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें उस फीमेल से या उसके पेरेंट्स और रिलेटिव से वहाँ पर रिटन कंसेंट लेना है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन कर रहा है, उससे पहले उसको, अगर ज़रूरी है कुछ केसेस में, वहाँ उसको रिटन कंसेंट लेना है। फिर उसके बाद रिजल्ट शुड कीप सीक्रेट। जो भी उसका रिपोर्ट होगा, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या रेप की कोई रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, उसको सीक्रेट रखना है। और लेबोरेटरी आर यूटिलाइज व्हेन नेसेसरी। और अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जैसे कोई रेप का केस है, वहाँ पर सीमेन को देखने के लिए, कोई ब्लड स्टेन को देखने के लिए, नो डाउट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ही चलेगा, तो वहाँ पर उसको वो भी करवाना है। तो ये सारी की सारी जो है एक डॉक्टर की ड्यूटीज़ हैं, जो उसको अपने फील्ड में रहते हुए उसको पूरी करनी है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, मेन जो इसके फैक्टर्स हैं, उनको अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू।